नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे शरद पवार साहब के बारे में। जी हाँ, शरद पवार साहब इस समय पूरे महाराष्ट्र में खूब रैलियाँ कर रहे हैं, खूब सभा ले रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों को फिर से लोगों के बीच में अपनी पार्टी फिर से खड़ा करेंगे। पार्टी कौन सा एनसीपी है, क्या है, वो आगे का वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उनकी लड़ाई किससे है। उनकी भतीजा अजीत पवार से है या भाजपा के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानेंगे कि पवार साहब की रणनीति किस तरह आगे बढ़ रही है। सर, क्या मानते हैं आपको उनकी लड़ाई आखिरकार इस समय किससे है? भाजपा से है कि अजीत पवार से? क्योंकि दोनों उनके एक तरह से विरोधी हो गए हैं एकदम। सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो लड़ाई है शरद पवार साहब की, वो अजीत दादा से अभी है नहीं। क्योंकि अजीत दादा जीत चुके हैं। अभी खाली फॉर्मेलिटी दो बाकी है। जैसे एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम मिला, पार्टी का चिन्ह मिला जी, उसी तरीके से इनको भी, अजीत दादा को भी पार्टी का चिन्ह 100% मिलेगा, पार्टी का नाम भी मिलेगा और इनको कोई इधर शरद पवार ऐसा लगाना पड़ेगा जी। राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार ऐसा करना पड़ेगा, जैसे उबाठा किया है वैसा। तो दूसरी बात यह है कि 40 विधायक इनके जैसे गए, वैसे उनके भी 40 गए, रोज़ जा रहे हैं। अभी बाकी 2 बच्चे कुछ एक कंपाउंड पे बैठे थे, वो भी उनकी तरफ कूद रहे हैं। पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में, जो पदाधिकारी नहीं हैं जी, वही उनके साथ जा रहे हैं शरद पवार जी के साथ। क्योंकि उनको आशा है कि यहाँ कुछ तो मिल जाएगा। कम से कम खाली पड़े ना, पूरी पार्टी नहीं बनानी है तो कार्यकारिणी नहीं बनेगी, पूरे पदाधिकारी नहीं बनेंगे तो वहाँ कम से कम लेटरहेड के लिए अपने एक थप्पा तो मिलेगा, एक मजबूत पद मिल जाएगा। तो जिनको अभी अजीत दादा से कोई आशा नहीं है और कोई ये नहीं, वो उनके साथ जा रहे हैं और जा रहे हैं। मगर उनके जाने का कोई मतलब नहीं होता है। कर समाज में, पार्टी में जिनका कोई भी वजूद होता है वो ऑलरेडी किसी न किसी पद पे जाके बैठते हैं, और जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिनका कोई सामर्थ्य नहीं होता, जिनकी कोई ताकत नहीं होती, जिनकी कोई शक्ति नहीं होती, जिनका मास फॉलोइंग नहीं होता, वो बाजू में पड़े रहते हैं। तो ये ऐसा हो गया, उनको ऐसा मौका मिल जाता है कभी, तो उनको ऐसा मौका मिल जाता है। सही बोले आप कि उनको अभी ऐसी पार्टी टूटी है, तो शिवसेना उबाठा में भी वही हो रहा है कि यहाँ जो ताकतवर है वो सब इसमें आ गए शिंदे साहब के साथ। वही सब मनसे में हुआ था, सब मनसे में उस समय हुआ था जब पहले, जब हाँ, मगर वो थोड़ा अलग था क्योंकि इतनी बड़ी पैमाने पे टूटी नहीं थी पार्टी। मगर उस समय लोग भी बोलते थे कि भाई जिनको कोई सहारा नहीं था, जिनको कोई लेटरहेड नहीं था, जिनको कोई समर्थन नहीं था, वो लोग उनके साथ जा रहे हैं। कहीं टिकट नहीं मिला तो वहाँ मिल जाता था। हाँ, वो वैसा तो वो तो मतलब क्या बोलते हैं, खिरापत के जैसे टिकट बांटते रहे कि आए तुमको टिकट नहीं मिला, लो। वो तो वेट कर रहे थे कि इसको अभी टिकट नहीं मिलेगा शायद तो आएगा अपने पास, वो बात अलग है। आज वो नहीं ले रहे। मगर जिनको टिकट की भी आशा है, सर, आदमी की आशा नाम मनुष्यानाम आश्रित कश्चित श्रृंखला, मतलब ये ऐसी एक श्रृंखला है, साखड़ी है कि चेन है कि जो आदमी के गले में लगी रहती है तो वो आशा के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो अभी वहाँ तो अजीत दादा के आदमी कौन है सबको मालूम था। तो जिनको मालूम था कि अपने को टिकट ही नहीं मिलेगा, स्थानिक स्वराज्य संस्था में नहीं मिलेगा, आमदार की खासदार की तो दूर की बात है, बहुत दूर है। तो वो अभी वो सोचेंगे, सर पहले बंडखोर होते ही थे, हाँ, अपक्ष खड़े हो जाते थे, अपक्ष खड़े हो जाते थे। अभी जो उनको अपक्ष खड़े होने की नौबत आने वाली थी वो शरद पवार के साथ जा रहे हैं कि भाई चलो एक ब्रांड मिल जाएगा, अभी कोई तीला लग जाएगा अपने को करके। तो एक तो बात यह है कि एक 4-5 नामचीन लोग छोड़ के, उसमें से एक तो उनके घर का ही है जी, राहुल, रोहित पवार घर का आदमी है, सुप्रिया सुळे घर का ही आदमी है, घर की लड़की है। तो ये 3 हो गए। बाहर का जिसका नाम ले सकते हैं ऐसे ज़्यादा कोई नहीं है। वो अमोल कोल्हे एक है जी, वो बाय चांस क्या है, उसका भी डगमग हो रहा है। नहीं, डगमग नहीं हो रहा है सर। क्या है ना, वहाँ पे लोकल लेवल पे लोकसभा का जो टिकट है
वो शिंदे सेना के पास जाने वाला है। आढळराव पाटिल करके जो है उनका टिकट वहाँ पक्का है, तो उसको वहाँ टिकट मिलेगा ही नहीं। तो उसकी मजबूरी है कि वो इसमें अजीत दादा के शपथ विधि में हाजिर था। हाँ। और बाद में लोगों ने उसको बताया कि तू अजीत दादा के साथ जाके टिकट कैसा मिलेगा तेरे को टिकट नहीं मिलेगा। और उसको एक अहंकार है और आत्मविश्वास है कि भाई मैं किसी भी पार्टी के नाम पे खड़ा रहूँगा तो जीत के आऊँ, क्योंकि एक पॉपुलर स्टार है वो, संभाजी का, शिवाजी का, महाराज का उसने काम किया है, तो पॉपुलर स्टार है, तो वो हो गया। मगर बाकी जो है दूसरा जितेंद्र आवाड है, जो जितेंद्र आवाड है, मगर वो कैसे है, वो क्या है, निगेटिव है थोड़ा कि जितेंद्र आवाड के आने से जाने वालों की संख्या बढ़ती है। बोले हैं ना बहुत सारे लोग बोले हैं उसके बारे में कि भाई वो होने के कारण उसके ऊपर उन्होंने बोला कि अब मैं हट जाता हूँ जयंत पाटिल को, उसने अपने साथ जयंत पाटिल को भी घसीटा। ये बड़ी बुरी बात है भाई, तुमको जाना है बाजू में तो जाओ, तुम जयंत पाटिल को भी घसीट रहे हो, तो वो ठीक नहीं था। मगर ठीक है, वो जितेंद्र है तो जितेंद्र जैसा ही बिहेव किया, और उसके जाने से क्या होने वाला है। दुश्मनी तो जो है, कल हमने बात की थी, दुश्मनी पवार साहब के साथ है, जितेंद्र को कोई इतना मानता नहीं है। अजीत दादा वगैरह जो है वो जितेंद्र के नाम लिया उन्होंने इसके लिए कि इनसे जो गालियाँ देनी है जितेंद्र को वो वहाँ लग जाए, उनको मालूम पड़ गए। तो वो सर अभी ऐसा है कि अजीत दादा जीत चुके हैं, पक्षांतर्गत लड़ाई जो थी वो जीत गए, बहुत सारे लोग उनके पास गए हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला सीधा शिवसेना और उबाठा के बीच में हुआ, वो ट्रैक है, तो उसमें इनके साथ राष्ट्रवादी नाम आएगा, 40 लोग आएंगे सर। इसके लिए अजीत दादा की ताकत जो है उसका मुकाबला पवार साहब खाली भीड़ जमा करके कर सकते हैं, मगर भीड़ जो होती है उससे मतदाता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं सर। सालों साल, कम से कम 50-60 साल तक, 1977 तक ऐसा होता रहा कि विरोधी पार्टी वाजपेयी से लेके सबके, प्रमोद महाजन से लेके सबके, सभा में बाला साहब से लेके सभा में उच्चांक होता था। आज की तारीख में राज ठाकरे जी के, हाँ, मगर वोट कहाँ मिलते हैं, वोट नहीं मिलते ना। तो अजीत दादा कैसे है कि उनके यहाँ समझो उपस्थित प्रेक्षकों की संख्या कम रहेगी, श्रोताओं की, मगर वोट उनको मिलेंगे और शरद पवार से ज़्यादा हर एक जगह मिलेंगे। और शरद पवार जो वोट काटेंगे वो एंटी ऑक्यूपेंसी, मतलब ये जो 3 लोग हैं, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठ और दादा अजीत दादा, इन तीनों के मिलके जो अगेंस्ट है वो काटेंगे, क्योंकि वहाँ पे अभी तेलंगाना का ये भी खड़ा होने वाला है, चंद्रशेखर राव, उसके भी लोग रहेंगे। वो तो 288 की बात करना शुरू कर दिए, मराठवाड़ा की कर रहा था अभी। फिर वंचित वाले, मेरे को ऐसा लगता है कि वंचित को भी बीजेपी बोलेगी कि भाई तुम भी अलग से रहो। रिपब्लिकन पार्टी वाले अलग अलग है, उनको बोलेंगे भाई अलग, इनके वोट तोड़ने के लिए लगेंगे। MIM तो है ही, MIM तो बाप रे, MIM बोले तो आधा बीजेपी है वो, तो वो भी रहेंगे। और उबाठा जो है वो भी वोट काटेगी, मगर वो वोट काटेगी उनके कि जो ऑलरेडी इस सरकार के खिलाफ है, उनके ही वोट काटेगी। अभी उनका समझौता हुआ तो भी होने वाला है उनका, शरद पवार जी का और उद्धव जी का समझौता तो होगा, मगर काटने वाले। अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं कि अजीत दादा का पार्टी के ऊपर प्रभुत्व जम गया, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं करना है अपने को, कि पार्टी उनकी हो गई, चुनाव आयोग और इसका भी ठप्पा लग जाएगा अभी थोड़े दिन में। अभी शरद पवार को किससे लड़ना है, ये बात है हमारा तो सवाल भी वही है। तो उसका जवाब ये है कि उनको देवेंद्र फडणवीस से लड़ना है, क्योंकि अजीत दादा से लड़ते समय उनके प्रॉब्लम बहुत होने वाले हैं। एक तो कैसे है कि इनके बारे में, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो लोग बोलेंगे कि आप क्या अंधे थे या बहरे थे या गूंगे थे, इतने सालों तक आपने उनको सभी पद उनको देते रहे ना, आप मुख्यमंत्री तो बनाते रहे। अभी जितने टॉप के पद थे उनके पास ही थे। अभी रोहित पवार का एक स्टेटमेंट अभी टीवी पे चल रहा है, हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं क्योंकि टीवी चलता है हमारे यहाँ पे। सर उसने बोला है किसी पवार के खिलाफ कोई पवार खड़ा नहीं रहेगा, चाहे इधर चाहे उधर। हाँ, मैं इधर का बात किया उसने। अच्छा। रोहित बोले तो शरद पवार साहब की बात हो गई या सुप्रिया की, तो वो क्या चाहते हैं कि सुप्रिया के खिलाफ कोई पवार खड़ी न करे।
इसके लिए उन्होंने पहले इनिशिएटिव ले लिया कि किसी ने उनको पूछा कि भाई अजीत दादा के खिलाफ क्या आप खड़े रहेंगे, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया पवार के खिलाफ पवार खड़ा नहीं रहेगा, कोई पवार खड़ा नहीं रहेगा। और सुप्रिया के बारे में भी मैं यही सोचता हूँ कि कोई पवार नहीं, क्योंकि ऐसी एक चर्चा कल से शुरू है जिसकी वाच्यता हुई है ऑलरेडी, मुझे मालूम नहीं आप तक पहुँची है कि नहीं, कि सुप्रिया के खिलाफ अजीत दादा की बीबी जो है तुम्हारी ये उसका नाम अभी इस क्षण मेरे मन नाम मुझे भी नहीं मालूम, नहीं नाम मुझे मालूम है मगर याद नहीं आ रहा है, तो सुनेत्रा पवार ऐसा है कुछ, शायद वो गलती होगी तो माफ़ करना, मगर वो जो अजीत दादा की बीबी है उसको सुप्रिया के खिलाफ खड़ा करने का एक चर्चा चल रहा है। तो उसको शह देने के लिए रोहित ने बोल दिया कि पवार के खिलाफ कोई पवार नहीं रहेगा, ये हमारी पॉलिसी है। अभी ये उन्होंने इनके गले भी बांध दिया कि भाई हम अगर ये पालन कर रहे हैं तो आप भी मत करो। सुनेत्रा पवार जो है उनको आप खड़ा मत करो, किसी को रहने दो, भाजपा का कोई रहने वाला है वो, उसको वो डिफीट करना आसान है। दूसरा उसने ये भी बोला, तो ये रोहित की सर रोहित के बारे में एक अलग वीडियो बनाना चाहिए अपने को, क्योंकि सुप्रिया को अजीत दादा से मुक्ति मिलने के बाद उसकी टक्कर अभी रोहित पवार से होने वाली है। ये बड़ी बात कर रहा हूँ जी। और वो किस तरह से होने वाली है, कैसे होने वाली है, और सुप्रिया को पहले अजीत दादा ने मात कर दी थी, अब रोहित पवार उसको कैसे मात देगा, पवार के होते हुए व या ना होते हुए वहाँ पिक्चर में निवृत्त होने के बाद भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी, हम करेंगे अभी इसके ऊपर वीडियो। तो अभी रोहित पवार ने और एक बात क्या बोली, उसने ऐसा बोला कि हम एक दूसरे के खिलाफ तो खड़े नहीं रहेंगे, ये बात तो पक्की है, और उसने बोला कि अजीत दादा को कोई हरा नहीं सकता। ये भी बोला, वो बोला चाहे सुप्रिया जी को भी खड़ा करेंगे आप, यहाँ तक बोला अजीत दादा के खिलाफ, तो भी अजीत दादा है। अजीत दादा का जो मास फॉलोइंग है, उन्होंने जो काम किए हैं, उनका अनुभव है, उनका जो अनुभव है, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता, वो भी हार जाएंगे सुप्रिया अगर खड़ी हुई तो, यहाँ तक बोल दिया। तो उसने एक तरह से अजीत दादा के सामने अपना सफ़ेद निशान ये कर ही दिया कि भाई आपकी को तो कोई तुलना नहीं है जी। और बाकी इसमें ऐसे कि भुजबल है, भुजबल 2-3 बार जो पराभूत हुए वो गलत जगह होने के कारण हुए, अपनी पर्सनल इसके कारण नहीं हुए। और दूसरी एक बात कि उस समय वो खटले जो उनके ऊपर हुए थे वो एकदम ताज़ा माल था तो उसके लिए उनके ऊपर लोगों का भी थोड़ा गुस्सा था। और छगन भुजबल की भी हालत ये है कि वो पंकज भुजबल और उनका जो बेटा और भतीजा, ये जो है वो दोनों लोगों में कारनामे करते रहते हैं। और भुजबल की जो पब्लिसिटी या लोकप्रियता यहाँ तक पहुँचे, उसको एक भगदड़ पाड़ देते हैं और सब नीचे गिरा देते हैं उनकी, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो उनको बदनाम करने पे ही तुले हैं, भुजबल का बेटा और ये भतीजा। तो समीर भुजबल, हाँ आपने नाम लिया, समीर और पंकज जी, समीर और पंकज जी, अच्छा हुआ आपने नाम लिया, मैं थोड़ा ढूंढ रहा था उसको, ऐसे मेरी मदद किया करो। तो समीर और पंकज भुजबल की वजह से भुजबल गिर गए, नहीं तो नहीं गिरते थे। मगर बाकी जो है वो अपने अपने एरिया में ताकत है, तटकरे भी अपनी ताकत है, सबकी ताकत है अपनी। इसमें ऐसा आपको दिखाई देगा कि ये बोल रहे हैं ना कि जो 9 मंत्री बने वो गिरेंगे, सर 9 में से एक भी नहीं गिरेगा। मैं अभी आपके साथ बोलता हूँ कि 9 नहीं, सब वो बलशाली है, अपने अपने समाज में उनका स्थान है, तो वो जीतेंगे। तो सर शरद पवार का सामना होगा किनसे? देवेंद्र फडणवीस से। वो क्या करेंगे कि वो ऐसी व्यूह रचना शरद पवार के हर एक उम्मीदवार के खिलाफ करेंगे कि शरद पवार के पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा में 2 जी और विधानसभा में 10 या 15 से ज़्यादा चुनाव जीते ही नहीं, और वो ये फडणवीस ही कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके खिलाफ अभी देखो, उन्होंने 70,000 की बात की थी मोदी ने, उस समय जिनके नाम लिए वो तो सब इधर आ गए। अभी पवार साहब और सुप्रिया, इनके बारे में एक बड़ी मुहिम ये लोग छेड़ेंगे, और वो पॉलिटिकल रहेगी, वैसे करप्शन के बारे में भी रहेगी। उनके भी हर एक के कपाट में कोई ये रहते ही है ना, क्या बोलते हैं, अस्थि पंजर रहते हैं, तो वो करेंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि उनको कोई अभी मजबूत आधार नहीं है। कोई कांग्रेस भी चाहती है राष्ट्रवादी नीचे गिरे,
उबाठा भी नीचे गिरे, ये गिरे, और वो प्रोमिनेंट 1 नंबर की पार्टी हो जाए। अगर उनको कांग्रेस को 1 नंबर होना है तो इनको गिराना है, तो वो गिराएंगे। कांग्रेस वाली उसमें माहिर है। जैसे शरद पवार बोलते हैं कि मैं चुन के नहीं ला सकता मगर गिरा सकता हूँ, वैसे कांग्रेस वाली भी है, वो भी बंडखोर करेंगे, कांग्रेस वाले के ये करेंगे। और इसके आगे चल के ये कितना भी दौरा करे सर, एक तो उनकी लिमिटेशन है। देखो, एक दिन किया, 8 दिन छुट्टी ली, बोले बारिश की वजह से है, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर बारिश की वजह बारिश से तो कम हो गई अभी, नहीं बारिश कम हो गई, वो थोड़ा सा उद्योग के दौरे चालू है ना। और बंदिस्त सभागृहों में सभा लेने के लिए आपको किसने मना किया है? हर बार क्या आपको लाखों का मेला जमाना की जरूरत नहीं है, आप कार्यकर्ता मेला और उसको बोल सकते हैं और अंदर रख सकते हैं, पर उन्होंने बंद किया क्योंकि उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही है। मेरे को आश्चर्य नहीं होगा कि अगले कुछ दिनों में अगर उनको ये जो टूर्स है वो अगर कम करने या टालने हैं तो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट होकर लेंगे, एक सहानुभूति भी हो जाएगी। अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो इतना मेहनत कर रहे हैं। सर एक सवाल यहाँ पर एकदम मैं थोड़ा पूछूंगा, मैं कुछ मैं भी सुना हूँ चर्चा में जी कि जो ये गेम प्लान हुआ है, अजीत पवार जो शामिल हुए हैं सत्ता में, ये ध्यान सुनिए, ये पवार साहब का ये गेम प्लान है, समझे, ये पवार साहब का गेम प्लान है कि 2024 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि सीट ऑलरेडी 3 पार्ट होगा, सीट बंटवारे में 3 पार्ट तो होगा ही, उसमें बीजेपी का सीट का जो लिमिटेशन है कम हो जाएगा। जैसे अभी 106 आया हुआ है, 105 106 है, एक उपचुनाव में जीत के आए थे, तो उनकी जो वोट ऑफ परसेंटेज कम होगी क्योंकि डिवाइड होंगे, एक तरफ एनसीपी अजीत पवार, एक तरफ जो है शिंदे साहब। तो 2024 में बीजेपी की सीट जब कम हो जाएगी तब पवार साहब जो है एक अलग गेम खेल के, जैसे महाविकास आघाड़ी बनाई थी, उन्होंने अजीत पवार, उबाठा और कांग्रेस साथ मिलके एक तीसरा गेम खेल सकते हैं, ऐसी भी चर्चा मैंने भी सुनी है, मगर मुझे विश्वास नहीं होता। एक तो इसके पीछे शरद पवार है नहीं, क्योंकि सर ये राजनीति है, राजनीति में खाली फायदे के ही लोग सोचते हैं चुनाव परिणाम के बाद। एसिडिक भाषा अजीत दादा यूज़ कर रहे हैं सर। अगर मिली भगत होती है ना तो यहाँ इस हद तक नहीं जाते, एक दूसरे के वैयक्तिक चरित्र वो भी जा रहे हैं, वो भी एक गेम प्लान होगा। नहीं होता, आप हमारे खिलाफ बोलिए, मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। नहीं सर, बाद में दूसरी बात यह है कि भाजपा की सीट जो है वो पिछली बार भी शिवसेना के साथ बटी थी, इस पर 3 जगह बटेगी नहीं सर, 3 जगह बटेगी, मगर बीजेपी की कायम रहेगी। और बाकी जो बचे हैं उनमें शिंदे और पिछली बार ये 90 किए, सब इन्होंने क्या किया है, 90 बोले हैं जी, 90 बोले हैं, और ऊपर लोकसभा के लिए कुछ बोले हैं, तो ये 90 की बात करते हैं हम लोग। ये 90 हो गए, हाँ, 288 सीट है जी, उसमें से 90 गए समझो तो 198 रहती है, बराबर है सर। 198 सीट में से अगर जी शिंदे गुट को 50 दी तो भी बहुत हो गया, उनके 40 निकले हैं, 50 सीट दी, 10 ज़्यादा उनकी हैसियत और ताकत और जो चुन के आए, मतलब 90 एनसीपी को देंगे, 90 एनसीपी को, और ये शिंदे को 50 देंगे, मान लेंगे, वो मान लेंगे सर। उनको मालूम है हम जितनी सीटें लड़ेंगे उतना नुकसान बीजेपी का और अपने सरकार का ही होगा। उनके चुनाव जीतने वाले नहीं है उनके पास सर, उनके है जो वो उसमें से भी आधे गिर सकते हैं। 140 तो बढ़ गया है, बचा 148, तो 148 में से क्या 148 जीत के आएंगे बीजेपी वाले? नहीं सर, देखो 148 में से 8 अपक्षों को देंगे, 140 लड़ेंगे, 140 को 140 में से लड़ेंगे तो कितना जीत के आएंगे? क्या 106 आएगा? 106 से ज़्यादा आएगा, कैसे होगा? 110 तक आएगा, 110 तक आएगा। वो इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, मोदी का करिश्मा से लेके ये सब कुछ करेंगे, तो 110, 106, 110 उनके आएंगे, तो फिर यही कॉम्बिनेशन आराम से बनाएंगे किसी भी हालत में। ये आज बोलता हूँ, ये बड़ी बात है। अपना पिछला जो रिकॉर्ड है 106 का उनका जी, हाँ, तो 110 के नीचे बीजेपी को सीटें 106 आने के लिए उन्होंने कितना सीट लड़ा था? 140 या 144 या 50 नहीं, हाँ, फिर आई थिंक 180 लड़े थे उन्होंने, 180 में से 105 आए थे, तो देख लेना पड़ेगा जी। शिवसेना को दिए थे उन्होंने 110 या 111 कुछ दिए थे, वो मुझे मालूम नहीं, मगर इतना है कि जो चुन के आए हैं उनके संख्या से ज़्यादा उनकी संख्या रहेगी। उतना मेहनत भी वो कर रहे हैं, अभी बूथ का ये कर रहे हैं, और उनको देवेंद्र फडणवीस लीड कर रहे हैं। अभी पहले बीच में बोल रहे थे लोग कि वो ऊपर सेंट्रल में जा रहे हैं, मगर उन्होंने बोल दिया है कि मैं जब तक चुनाव महाराष्ट्र का नहीं होता है मैं नहीं जाऊँगा। तो उनकी टक्कर जो है वो
अजित पवार से नहीं, अंदरूनी होगी मगर बाहरी टक्कर तो उनकी इनसे होगी, शरद पवार जी से। और वो उद्धव की भी सेना और फोड़ेंगे, और जो बचे हैं उनके पास वो भी तोड़ेंगे। अभी अगले कुछ दिनों में तोड़ के आप देखेंगे। 3 तो ऑलरेडी कल रात को ही आने वाले थे, क्यों नहीं आए मुझे मालूम नहीं है, कल 3 तो आने वाले ही थे। मतलब उनका जो संख्या है ना, सब मिलके खासदार 2 और 3-4 आमदार, इतनी रह जाएगी सर। इतनी कम संख्या होने के बाद उनका खाली सभा अच्छी होगी मगर ये नहीं बनेगा, वजूद नहीं बनेगा मतदाताओं में। तो अजीत दादा की जो लड़ाई है वो शरद पवार के साथ है नहीं, अभी वो ख़त्म हो गई, वो जीत गए वो लड़ाई। अभी उनको जीतनी है लड़ाई ये सब कॉम्बिनेशन के खिलाफ, और अपना ये संतुलन रखना है उनको। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अभी निर्णायक शक्ति रहेंगे महाराष्ट्र में। वो महाराष्ट्र के क्या बोलेंगे, अभी महाराष्ट्र के मोदी है ऐसा हम बोल सकते हैं, वही सिद्ध होंगे जी। धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा यही था कि पवार साहब की लड़ाई अब किससे है, देवेंद्र फडणवीस से है या अजीत पवार से है, क्या वो अपनी सभा में किसको चुनौती देंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारी चर्चा अगर पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और देश भर की खबरों पर एनालिसिस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।